नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार PT7 के डेली 7 MCQ में। देखते हैं आज हमारे पास ऐसे कौन से 7 MCQ जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ध्रुवीय ज्योति जिसको हम अरोरा कहते हैं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैसीय कणों, यहाँ पे गैसीय होगा, ठीक है, गैसीय कणों के साथ सूर्य के वायुमंडल से निर्मुक्त या रिलीज किए गए आवेशित कणों की टक्करों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, इसे केवल उत्तरी गोलार्ध में देखा जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है, यह केवल उच्च अक्षांश में घटित होता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया करिए कि सही पूछा ही गलत। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और ऑप्शन डी आपका 1, 2, 3 मतलब सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। कैसे केवल 1 और 3? ये जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। इसे केवल उत्तरी गोलार्ध में, इसे दक्षिणी गोलार्ध में भी देखा जा सकता है। और ये बात सही कि ये केवल उच्च अक्षांशों में घटित होता है और ये दोनों के टकराने की वजह से ही ये ऐसी बड़ी घटनाएँ दिखती है। आइए समझते हैं कि अरोरा क्या है, इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों नहीं सही है। इन प्रकाशों को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर देखा जाता है। इन्हें उत्तर में उत्तरी ध्रुव ज्योति यानी अरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिण में दक्षिण ध्रुव ज्योति अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कथन 3 भी सही है क्योंकि ध्रुव ज्योति की घटना लगभग 60 से 75 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। ठीक है, देख लेते हैं अरोरा कैसी घटना है। ये जो आपको दोस्तों पिक्चर में दिख रहा होगा ऐसे रंग बिरंगी चीज़ें, तो इसी परिघटना को अरोरा कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विषुवत रेखा से 6 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में होते हैं एवं जुलाई से अक्टूबर के महीने में सबसे अधिक पाए जाते हैं। 100 मील प्रति घंटा की गति से चलने वाली विनाशकारी पवनें सामान्य बात है। आकाश बादल से घिरा होता है एवं गरज और बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। उपयुक्त विशेषताएं किस उष्णकटिबंधीय चक्रवात अर्थात साइक्लोन के लिए सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त है। आपको बता रही है कौन से किस साइक्लोन के लिए ये सारी कंडीशन सही है। ऑप्शन आपका ए है हरिकेन, बी है टॉर्नेडो, सी है टाइफून, डी है विलीली। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका सही आंसर सोचिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, टाइफून। ये सभी जो बातें दी गई हैं टाइफून के लिए आदर्श है। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को अत्यधिक दुख और पश्चाताप का अनुभव हुआ, इसलिए उसने भेरी घोष को धम्म घोष से प्रतिस्थापित कर दिया। इस संदर्भ में धम्म घोष शब्द से क्या आशय है? ये बोल रहा है कि धम्म घोष का क्या तात्पर्य है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए मंदिर के पुजारियों द्वारा विजय, बी सांस्कृतिक विजय, सी सैनिक विजय, डी स्थानीय जनजातियों द्वारा विजय प्राप्ति। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, आपका बी सांस्कृतिक विजय। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अशोक ने अब युद्ध के माध्यम से राज्यों पर अधिकार करने की नीति को त्याग कर उसके स्थान पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की नीति को अपनाया था। जैसे उन्होंने, आप जानते होंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार विभिन्न देशों में कराया था, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विजय धम्म घोष का तात्पर्य। अगला आपका क्वेश्चन है, थांगटा और सारित सारक मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। ये जो थांगटा है और सारित सारक ये दोनों मार्शल आर्ट है। आपको बताना है कि किस राज्य में ये फेमस है। आपके ऑप्शन है केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर सोचिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा मणिपुर, बी। ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। आइए समझते हैं क्या है थांगटा और साहित्य स्मारक। ये आपका आर्ट एंड कल्चर से लिया गया है। ये मणिपुर की प्राचीन युद्ध कलाएँ हैं। इसमें तलवार और बर्छी का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए मणिपुर की अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुवेन लालोंग का ही यह परिष्कृत रूप है। इसका प्रचलन मणिपुर के मैती समुदाय से में ज़्यादा है। ये याद रखिए कि ये जो पुराना इनका प्रचलन था हुवेन लालोंग, उसी का यह नया रूप है और इसको मैती समुदाय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा? थांगटा और सारित सारक। साथ में एक और देख लेते हैं ठोडा भी एक मार्शल आर्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। आपका सेकेंड स्टेटमेंट है,
उसका निर्णय अंतिम होता है और न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं लाया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट में है, इस तरह के निर्णय को पीठासीन अधिकारी को 6 माह के भीतर देना अनिवार्य है। आपके बोला इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने ऑप्शन को चुनिए। तो आई होप आपने चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा केवल एक। 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है ये समझते हैं। जो ये बोला सेकेंड स्टेटमेंट कि उसका निर्णय अंतिम होता है, ये तो सही है यहाँ तक, और न्यायिक समीक्षा का अधीन नहीं लिया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो दल बदल का कानून है, जब ये शुरू में लाया गया था, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तब तो ये बोला गया था कि ये न्यायिक समीक्षा के बाहर होगा, यानी जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था, बोला कि ये जो कि संविधान के संवैधानिक ढांचा के विरुद्ध है। ठीक है। तीसरा कथन क्या है, इस तरह के निर्णय को पीठासीन अधिकारी को 6 माह के भीतर देना अनिवार्य है। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि कितने दिन तक पीठासीन अधिकारी जो है कि कितने दिन के अंतर्गत कि ये बताएगा कि हाँ इन्होंने दल बदल कानून का विरोध किया है, इसलिए इनको बर्खास्त किया जाता है इनकी सदस्यता को। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अभी हाल ही में मणिपुर, असम के कुछ विधायक को ने जो है कि अपोजिशन से अपनी पार्टी चेंज करके सत्ताधारी पार्टी में आ गए थे, तो वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी थे उन पर 5 साल तक, जो मतलब जब तक अगला चुनाव नहीं आएगा तब तक उन्होंने इस पर कोई निर्णय दिया ही नहीं। तो इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई अपील की गई थी कि ये इतना देर क्यों कर रहे हैं। तो उसी संबंध में ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि अधिकतम कितने टाइम में इनको ये अपना डिसीजन देना है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में पूछा है आपसे। उस पर केवल संविधान के उल्लंघन के आरोप पर महाभियोग लगाया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट, महाभियोग की कार्यवाहियों में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य मतदान कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, राष्ट्रपति को हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में प्रभार ग्रहण कर लेता है। प्रभार अर्थात पद ग्रहण कर लेता है। फोर्थ स्टेटमेंट, महाभियोग प्रस्ताव को दोनों सदनों के कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है। तो ये 4 स्टेटमेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, इसको सोचिए दोस्तों कौन सा सही होगा। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज कर दोस्तों इसका सही आंसर सोचिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी केवल 1 और 4। 2 और 3 गलत है। देखिए आइए देखते हैं कैसे गलत है। ये जो दिया है महाभियोग की कार्रवाइयों में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य बोला ना, ये गलत है। निर्वाचित नहीं, यहाँ पे जो मनोनीत सदस्य हैं वहाँ वो भी मतदान कर सकते हैं महाभियोग के समय में। लेकिन याद रखिएगा, चुनाव जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें मनोनीत सदस्य जो कि मतदान नहीं करते, लेकिन उनके महाभियोग में मनोनीत जो सदस्य हैं वो भी मतदान करते हैं। इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है। थर्ड देखते हैं, राष्ट्रपति को हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल, ये गलत है दोस्तों। शेष कार्यकाल के नहीं, सिर्फ 6 माह के लिए। मतलब कि अगर कोई राष्ट्रपति का पद खाली है तो मैक्सिमम 6 माह के भीतर पुनः चुनाव हो जाना चाहिए, और तब तक के लिए कार्यकाल जो कि कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। और जो ये शेष कार्यकाल वाला प्रावधान है ना, ये अमेरिका में चलता है कि अगर राष्ट्रपति वहाँ का इम्पीचमेंट हो गया, पद खाली है, तो शेष कार्यकाल के लिए जो कि उपराष्ट्रपति वहाँ का राष्ट्रपति बनकर पद संभालेगा। भारत में अपने ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अपने भारत में सिर्फ 6 माह के लिए मैक्सिमम रह सकते हैं। इसलिए 2 और 3 गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये आपको एक इंडेक्स दिया गया, बताया आपको पूछा जा रहा है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, UNDP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये रहे आपके 7 क्वेश्चन। और जाते जाते एक छोटा सा आपको नोट, जो आपका देखिए क्या लिखा है, लिखा है द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल नॉट ऑब्स्टेकल्स। तो आपका जो सक्सेस होने का जो मंत्र है वो आप अपना गोल पे ध्यान रखिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आपके बीच में आपकी राह में जो बाधाएं आ रही हैं उन पे ध्यान देंगे तो आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटक जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप अपने लक्ष्य पे फोकस करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लवशना टूल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।